Good morning, student. Today we will start our subject code CS303 with the unit number 1. So यह हमारा पहला लेक्चर है, तो हम इसमें बेसिकली स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर बेसिक्स एडवांटेजेस एंड हाउ इट्स इवॉल्व्ड. ये हम बेसिकली एक हाइलाइट्स और उस पर डालेंगे. ओके, सो आपने जैसे सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल सब्जेक्ट जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था. सो हमने देखे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ थे, लाइनक्स थे. तो यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो किस तरह से इवॉल्व हुआ, उसके पीछे क्या उसकी बेसिक स्टोरी थी, उसमें भी हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे और इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे. ठीक है. सो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, लिख रखा है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम. सो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यूनिप्लेक्स से UN लिखा है, इंफॉर्मेशन से I लिया है और कंप्यूटिंग सिस्टम से CS लिया है. तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर I तक तो ठीक है, लेकिन X की जगह CX था. तो बेसिकली इसको प्रीवियसली यूनिक्स के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, UNICX, बट इवोल्यूशन के नाम टाइम पे इसका ये मॉडिफिकेशन हुआ और इसको अब यूनिक्स कहते हैं, UNIX कहते हैं. ठीक है. तो आज हिस्ट्री में इसको थोड़ा सा इस पर हाईलाइट डालेंगे कि जब इवोल्यूशन के टाइम में, जब 1969 के आसपास या उसके आसपास जब ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे हुआ करते थे, तब एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी जो बहुत ही रबस्ट हो, ठीक है, बहुत ही एक्सपेंडेबल हो, स्केलेबल हो और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करे. तो यह AT&T लैब में इसके ऊपर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान किया गया, या कह सकते हैं कि यह एक तरह से उस लैब में जो कुछ जो हमारे जो सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते, कंप्यूटर इंजीनियर या उस समय जो साइंटिस्ट थे, उनमें जैसे कैन थॉमसन, डेनिस रिचीज और उनकी टीम में हुआ, उन्होंने एक आइडिया जनरेट किया कि हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जो बहुत हद तक जो कुछ उस समय करंट ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशंस थी उसको अवॉइड करें. ठीक है. तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्होंने आइडिया जनरेट किया तो कुछ स्थिति में ऐसी आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी. ठीक है. कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें, क्या उसमें असेंबली लैंग्वेज करें. तो यह बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ये जान के देखेंगे कि इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए जब लैंग्वेज बनाने का आइडिया जब इंसेप्ट हुआ, तो एक नई लैंग्वेज बनाने का वापस उन्होंने स्टार्ट किया. तो जो आप C लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं, बेसिकली इट वाज ए बाई प्रोडक्ट या इट वाज ए सपोर्टिंग प्रोडक्ट विच इज़ स्टार्टेड विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उनको कोई ऐसी लैंग्वेज लगी, तो वहाँ पर उस टीम ने, कैम थॉमसन, डेनिस रिची ने, उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन किया, आइडिया दिया. तो C उस तरह से इवॉल्व हुई. तो यूनिक्स की जो कोडिंग है वो किसमें, C है और असेंबली लैंग्वेज में है. तो आप यह देख रहे हैं कि जहाँ डेनिस रिची का जो नाम है वो यहाँ से एक तरह से जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, काम चालू हुआ, तो एक तरह से इस लॉन्ग एवोल्यूशन में दो डिवाइड हो गए कि C एक बन गई ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें काम हुआ, लेकिन C इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ली तो उसने खुद ने भी अपना एक हिस्ट्री के साथ उसने एक नई पाथ पे वो चल ली. तो डेनिस रिची और टीम उस C लैंग्वेज के पाथ पे चल रही है, और कैम थॉमसन और ये इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया. इस तरह से ये एक जस्ट छोटा सा आइडिया है कि किस तरह से दो चीज़ें एक साथ इवॉल्व हुई और आपस में दो किस तरह से कनेक्शन. ठीक है. तो यहाँ कह रहा है इट वॉज डेवलप्ड इन द 1970s बाय कैम थॉमसन, डेनिस रिची एंड अदर टीम ऑफ द AT&T लेबोरेटरीज. ठीक है. इट वॉज ओरिजिनली मीन फॉर प्रोग्रामर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर रादर देन नो प्रोग्रामर. ठीक है. अगेन सबसे बड़ी जो फैसिलिटी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देता है वो होता है मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग.
ठीक है। उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो बहुत हद तक मल्टी यूज़र्स और मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो यह एक बहुत बड़ा फीचर था। इसको हम डिटेल में भी आगे से देखेंगे, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज की तारीख में बहुत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन को बनाती है, जैसे IBM, HP, सन, ठीक है। तो सन का सन सोलारिस नाम से चलता है, HP यूनिक्स के नाम से चलता है, और IBM का यूनिक्स वर्जन इसका AIX के नाम से भी उसको जाना जाता है। क्लियर। यह यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह बेसिकली एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर का काम करता है, ठीक है, जिसका नाम है ओपन ग्रुप, ठीक है। ओपन ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इस सारी चीज़ों को, इस कोड को या इस यूनिक्स को मेंटेन करती है आज ए ऑथराइज लेवल पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट डाला है कि मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिक्स इज़ इनॉर्मस, वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा है कि वो एवरीवेयर जो कम वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इन चीज़ में डील करती है। यहाँ पर मैंने इसी को हाईलाइट करने के लिए कि यूनिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंटेल देख रहे हैं, ओरेकल देख रहे हैं, IBM है, OS, ये सब दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस ओपन ग्रुप, और ये किसी न किसी तरह से यूनिक्स को सपोर्ट करने में या इसका डेवलपमेंट में कहा पार्ट लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आइडिया ये देना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि कुछ फ्लेवर हैं जो यूनिक्स में हैं, और इन कंपनियाँ, ये जो कंपनियों के नाम बताए इनका भी यूनिक्स वर्जन आता है। तो कुछ यूनिक्स वर्जन्स के नाम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यूनिक्स सन सोलारिस जो आप लास्ट में देख रहे हैं, सोलारिस ओरेकल। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि सन माइक्रो सिस्टम जो था इनिशियली था, उसको ओरेकल ने उसको टेक ओवर किया था, इसीलिए सन सोलारिस की जगह यहाँ पर सोलारिस ओरेकल आ गया है, ठीक है। मैक ओएस जो वर्ल्ड फेमस मोबाइल है, उसके लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बनते हैं, दैट इज़ आल्सो यूनिक्स कोड, ठीक है। IBM AIX जैसे मैंने बताया था, HP यूनिक्स, ठीक है। तो ये सारे यूनिक्स के प्रोप्राइटी वर्जन्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन के साथ में क्या हुआ कि क्योंकि थोड़ा सा उसमें ग्राफिकल इंटरफेस कंपेयर था, उसमें टर्मिनल का यूज किया जाता था, तो कुछ ऐसा उसको यूज़र फ्रेंडली करने के लिए उसका ही एक क्लोन या उसका ही एक वर्जन इवॉल्व हुआ, जिसे हम आज की तारीख में लाइनक्स के नाम से जानने जाता है, ठीक है। तो यूनिक्स बेसिकली मदर ऑफ लाइनक्स, और लाइनक्स ही बेसिकली यूनिक्स से ही अपना इवॉल्व हुआ है, लेकिन ठीक है। तो लाइनस टोरवाल्ड नाम का एक जो व्यक्ति था, उसने लाइनक्स का कोड लिखा, ठीक है, और उस लाइनक्स का कर्नेल कोड लिखा, और कर्नेल कोड उस लाइनक्स के द्वारा आज की टाइम में उस लाइनक्स के कई सारे जो वर्जन्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि रेड हैट, उबंटू, फेडोरा, सूजे, मिंट, काली लिनक्स, सेंटोस। सो दीज आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लाइनक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट में लाइक्स ले रखा है ताकि सिर्फ हम क्या यूनिक्स की जगह लाइनक्स को दिखा सकें। उबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है, ओपन सूज है, FreeBSD है, मिंट। सो दीज आर लाइक वन ऑफ कुछ सम फेमस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। तो लाइनक्स ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है, ठीक है। कंपेरेटिव यूनिक्स का कोड प्रोप्राइटरी है, और कंपेरेटिवली इसका जो हार्डवेयर होता है यूनिक्स का, वो जो यूनिक्स कोड बेचता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ ही वो अपना प्रोप्राइटरी हार्डवेयर भी देता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है कंपेरेटिवली, और इस हार्डवेयर से भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है, ठीक है। आप यूँ नहीं कर सकते कि आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय करें और आप उसको कर सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन साथ में अपना हार्डवेयर भी उसका इंटीग्रेट करके देती है, क्लियर। ऑन अदर हैंड लिनक्स हम इसलिए यहाँ जोड़ दे रहे हैं क्योंकि लिनक्स ऑलमोस्ट उसका जो बेसिक
कोड है, जो कर्नेल है, वो लिनक्स पे लेता है और सिमिलर है। और हम जो हमारे फ्यूचर्स पे जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मोस्टली हम देखेंगे कि लाइनक्स टर्मिनल पे यूज़ करें, क्योंकि मोर और लेस दे आर कॉमन कमांड विच आर रनिंग ऑन प्लेटफॉर्म, क्योंकि लिनक्स हमारे पास अवेलेबल हो जाता है इजीली, हम उसको डाउनलोड करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इन केस में हम यूनिक्स को हमारे लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक यूनिक्स का आइडिया बेसिकली ले लेते हैं। क्लियर? सो तो हम अब पढ़ेंगे इसका कि लाइनक्स का यूज़ हम अपने प्रैक्टिकल में करेंगे। क्लियर? तो अगेन एक मैं यह बात है, आपको थोड़ा सा कंपेरेटिव कराना चाहता हूँ लिनक्स यूनिक्स वर्सेस विंडोज़। विंडोज़ इज़ लाइक वेरी यूज़र फ्रेंडली, बट वह मोस्टली एक एंड यूज़र के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे विंडोज 7 है, डेस्कटॉप वर्जन यूज़ किए जाते हैं। सर्वर वर्जन पे जहाँ पर हमें फैसिलिटी देनी है वहाँ विंडोज़ यूज़ होता है, बट कंपैरेटिवली लाइनक्स और यूनिक्स के कंपेयर में बहुत ही कम यूज़ होता है एज एन इंडस्ट्री। आप जहाँ पर भी सर्वर में देखेंगे, किसी भी प्रकार का सर्वर हो, वहाँ पर जब सर्वर क्लास मशीन जब उपयोग हो रहा है, तब वहाँ पर लाइनक्स या यूनिक्स सर्वर का उपयोग किया जाता है। क्लियर? यहाँ पर छोटा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान का मैंने देखा था, जो उनकी रोडवेज सर्विस है, जो क्लाइंट है, वो भी लिनक्स सर्वर पे या लिनक्स क्लाइंट पे मूव हो चुके हैं। मैंने उनका एक कुछ साल पहले उनके डेस्कटॉप का जो रिबूट किया था, तो मैंने देखा था उस पर रेड हैट या ओपन सूजे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था। क्लियर? तो जस्ट वांट टू एक डायरेक्शन देता था कि लिनक्स इज़ टेकिंग विंडोज़, और ज़्यादा जगह पे सर्वर जो है वो लाइनक्स या यूनिक्स के हैं, ठीक है। तो यह एक छोटा सा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था कि यूनिक्स और लाइनक्स क्या है, किस तरह से उनका उपयोग रहता है, उनका एवोल्यूशन क्या हुआ था, उनके क्या वर्जन्स हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं, यूनिक्स के हैं और लिनक्स के हैं, तो आप इनका थोड़ा सा इनके दिमाग में रखें जब भी पढ़ें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है वो है 1.1 यूनिक्स आर्किटेक्चर, और सेकंड जो है हमारा क्या है, फीचर ऑफ यूनिक्स, ठीक है। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि यूनिक्स आर्किटेक्चर क्या होता है और फीचर ऑफ यूनिक्स क्या होता है। सो चलो हम लेट्स एक टॉपिक तो कवर कर ही लेते हैं, 1.1 यूनिक्स आर्किटेक्चर, ठीक है। सो यूनिक्स आर्किटेक्चर आज ए प्रोग्राम आज ए सिलेबस और आज ए इंडस्ट्री लेवल और आज ए एग्ज़ाम परस्पेक्टिव बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। नॉर्मली हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यूनिक्स आर्किटेक्चर को समझाइए, ठीक है, और उसका वर्णन कीजिए। तो मैंने दो डायग्राम ले रखे हैं कंपेरेटिवली यूज़ करने के लिए, ताकि हमको बहुत अच्छे से इसका आर्किटेक्चर को समझ सकें, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों डायग्राम को मैं लेके चलता हूँ कि आप सबसे पहले देखेंगे कि यूनिक्स आर्किटेक्चर का जो सबसे कोर कंपोनेंट है, सबसे जो बिनिथ कंपोनेंट है, वो हार्डवेयर, ठीक है, जो एज ए एवरी सिस्टम में होता है, और चाहे वो ओएस विंडोज़ हो या यूनिक्स से हार्डवेयर रहता है। हार्डवेयर जो इसका कोर कंपोनेंट, ठीक है। देन उसके पास हम इनको लेयर के टर्म में पढ़ेंगे। हार्डवेयर की जो प्रथम लेयर होती है, जो बेसिकली सर्विस प्रदान करती है या यूज़ करती है, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, ठीक है, मॉनिटर्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, दीज आर ऑल हार्डवेयर्स, ठीक है। उस हार्डवेयर के ऊपर जो एक लेयर होती है जिसे कर्नेल कहते हैं, ठीक है। कर्नेल ही एवरीथिंग, ठीक है, यूनिक्स या लिनक्स हो, कर्नेल इज़ एवरीथिंग। कर्नेल इज़ ए हार्ट ऑफ लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, कैसे काम करता है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसकी नेक्स्ट लेयर है उसकी सिस्टम कॉल्स, ठीक है, और उसकी सिस्टम कॉल के बाद इसकी नेक्स्ट लेयर है शेल, ठीक है। शेल एक तरह का एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र्स को, ताकि वह इस कर्नेल के जो फंक्शंस हैं, एक सिस्टम कॉल्स हैं, उसका यूटिलाइज कर सके, ठीक है। और इसके साथ जो ये जो कमांड्स हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए विच है, env है,
कट है, ईडी है, ठीक है, सीपीपी है। तो ये कुछ कमांड है जो हम टर्मिनल पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमें हमें अगर हार्डवेयर का उपयोग करना है तो हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है? कर्नेल कंट्रोल करता है, ठीक है। कर्नेल से कुछ कॉल्स होते हैं, कर्नेल्स के कुछ फंक्शंस होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर। और अगर हमें उस हार्डवेयर का उपयोग करना है, यानी हमें उसका उस मशीन का यूज़ लेना है, तो हम किसके द्वारा करेंगे? उस बेसिक कमांड्स के द्वारा या शेल के द्वारा। शेल हमें वो सुविधा प्रदान कराती है ताकि हम उस फंक्शन उस कमांड या उस एप्लीकेशन को कॉल करें, और कर्नेल उसको उस फंक्शन या उस कमांड को इंटरप्रेट करेगा और हार्डवेयर को बोलेगा वो एग्जीक्यूशन के लिए। क्लियर? और लास्ट में जो इसकी एक हमारे पास में यूटिलिटी भी है, उसको भी देखेंगे। लास्ट में हमें जो लेयर आती है वो आती है एप्लीकेशन लेयर आती है, जिसमें क्या होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम उपयोग करते हैं, जैसे DBMS, ठीक है, ब्राउज़र, फाइल टिपी मेल, जो भी हम प्रोग्राम उस पर इंस्टॉल करेंगे वो उस पर रन करेगा। और इनडायरेक्टली यही क्या होता है कि यह प्रोग्राम क्या करते हैं, शेल का उपयोग करते हैं या उसकी बेसिक सिस्टम कॉल्स है उसके यूटिलिटी का उपयोग करते हैं, और यूटिलिटी फिर जाके कर्नेल का कॉल करती है, कर्नेल उस फंक्शंस उस कमांड्स को समझता है और हार्डवेयर का उपयोग करता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली यह एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन है। हम इसको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यह यूज़र स्पेस और कर्नेल स्पेस हम हल्का सा दे देते हैं कि कर्नेल बस एक कॉमन एंटिटी है जिसमें एक तरह से मशीन का कंट्रोल रहता है, कर्नेल रहता है। यूज़र स्पेस वो है जब भी, क्योंकि ये मल्टी यूज़र है, मल्टी टास्किंग है, तो जब भी कोई यूज़र इस पर लॉगिन करता है या कोई भी कमांड चलाता है, तो कर्नेल इस आर्किटेक्चर में ये सुविधा है कि वह उसको एक अलग स्पेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एक यूज़र जब मशीन पे लॉगिन करेगा, तो जब दूसरा मशीन लॉगिन पे करेगा तो वो आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। उन दोनों को या उन जितने भी यूज़र लॉगिन उनको एक सेपरेट स्पेस प्रोवाइड करेगा, और वह सब उसके सेपरेट सेल्स या सेपरेट कमांड में एग्जीक्यूशन होगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूनिक्स लिनक्स सिस्टम, ठीक है। तो हम पहले वन बाय वन इन तीन चार लेयर का वर्णन करेंगे। कर्नेल इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने एवरीथिंग इज़ ए कर्नेल। कर्नेल हैज़ अ फुल कंट्रोल ओवर द एंटायर सिस्टम, यानी यह जो पूरा जो हार्डवेयर है या फिर उस सिस्टम है वो उसको कौन कंट्रोल करता है? कर्नेल कंट्रोल करता है, ठीक है। और एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन कहता ही है कि यह उपयोगकर्ता यानी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये पूरा कंट्रोल करता है तो इसके कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में भी CS 203 में पढ़े थे, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, ये सब हैंडलिंग, सिस्टम हैंडलिंग, रिसोर्स हैंडलिंग, टास्क शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे जो कार्य है वो कौन कंट्रोल करता है? कर्नेल या इसके जो सब सिस्टम होते हैं वो करता है, ठीक है। सो एवरीथिंग लाइक, अगर आपको आप खुद एक इंडस्ट्री हो या आप कैपेबल हो, तो आप क्या कर सकते हो? कर्नेल जो एक यहाँ पर आप लिंक देख रखा है, आपने देख सकते हैं कि www.kernel.org, यहाँ से आप कर्नेल डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ये ओपन सोर्स कर्नेल है, और आप खुद में इसमें आपको अपने सर्विस का इंटीग्रेट करके आप अपना खुद का लिनक्स वर्जन बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई वांट टू हाईलाइट कि कर्नेल इज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चलो स्क्रीनशॉट दे रखा है कि जब मैंने वीडियो बना रहा था, तो इस लिंक पे जाके आप देखेंगे कि kernel.org पे, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अभी लिनक्स कर्नेल अवेलेबल है वो कौन सा है? कर्नेल अवेलेबल है जो है 5.7.8, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे उबंटू है, आपने देखा है, फेडोरा है, मिंट क्या करते हैं? कर्नेल को डाउनलोड करते हैं और अपनी इसको फ्लेवर में डिस्ट्रीब्यूशन को इसको इंक्लूड करके नया लिनक्स वर्जन इसको लॉन्च करते हैं। क्लियर? आप अगर टर्मिनल में जाएं, या हम देखेंगे टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, लेकिन अगर हम एक सिस्टम में जाएं, यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम है, जस्ट वी विल कवर, अभी हम लिनक्स सिस्टम में बात करेंगे क्योंकि हमने लिनक्स को ही हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर कमांड का नाम है uname, ठीक है। इस कमांड के द्वारा हम कौन सा कर्नेल यूज़ हो रहा है वो चेक कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शन हैं, इसके मल्टी ऑप्शन है, बट हम क्या करना है, uname -a, यानी कर्नेल के अलावा उसमें कुछ और डिटेल्स भी आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि लिनक्स है, ये मैंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, और कर्नेल का वर्जन है 4.4.
0185 जेनेरिक। क्लियर। तो ये हमारा कर्नेल का वर्जन है जो मैं अपना डेस्कटॉप पे मैंने जो इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। और सिर्फ आपको कर्नेल का वर्जन देखना है तो uname-r यानी रिलीज़ कौन सा है 4.4.0 185 जेनेरिक वर्जन, ठीक है। तो इस तरह से कर्नेल को हम उसका वर्जन से सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कर्नेल इज़ एवरीथिंग। कर्नेल के ऊपर ही सारी चीज़ें हम क्या रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान रखना है, एक चीज़ और बता दें कि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाइनक्स सिर्फ कर्नेल है, न कि पूरा ओएस, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो भी लिनक्स बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, उसके साथ वो नए अपने पैकेजेस पैक करता है, ठीक है, अपने सर्विसेज पैक करता है, और उसके साथ वो अपना नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, ठीक है। तो सिर्फ ये कहना गलत होगा कि कर्नेल ही पूरा ओएस है। कर्नेल इज़ ए कोर, और उसको यूज़ में लेके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाए जाते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है। सो ये मैं लिनक्स की बात कर रहा हूँ, क्लियर। सो उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर कौन सी थी, कर्नेल के बाद पहली लेयर हो गई हार्डवेयर, सेकंड लेयर कर्नेल, और थर्ड लेयर जो हमारे पास थी वो है शेल, ठीक है। हम डायरेक्टली कर्नेल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से इंटरनली कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर हमको कर्नेल की सर्विस का यूज़ करना है तो हम किसके द्वारा करेंगे, हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम शेल कहते हैं, ठीक है। तो आज शेल क्या कहता है, शेल इज़ ए यूटिलिटी दैट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। मतलब हम शेल को कुछ कमांड बोलेंगे रन करने के लिए, वह कमांड रन करेगा। वह कमांड जब टर्मिनल पे टाइप होगा तो शेल उसको इंटरप्रेट करके क्या करेगा, उसके कर्नेल के जो फंक्शंस है उसको कॉल करेगा, और फिर उससे अपना हार्डवेयर से काम कराएगा, ठीक है। तो शेल कमांड को इंटरप्रेट करता है, उस प्रोग्राम को कॉल करता है जिसे आप चाहते हैं, किसके, कर्नेल के। शेल सभी कमांड के लिए स्टैंडर्ड सिंटेक्स का उपयोग करता है, ठीक है। ये सिंटेक्स किस तरह से होते हैं, किस स्टैंडर्ड सिंटेक्स क्या होते हैं, वो हम हमारा नया अगला टॉपिक है उसमें देखेंगे, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेल्स होते हैं यहाँ पर, सी शेल, बॉर्न शेल एंड कॉर्न शेल। जो सबसे फेमस है वो हम उसका यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास शेल के नाम पे यहाँ पर देखेंगे CH, KH, बैश, ठीक है। तो बैश जो शेल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इन अमंग ऑल दिस, जो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट आता है अपने लिनक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जब भी हम डिफ़ॉल्टली लॉगिन करेंगे तो हमारा बैश शेल के अंदर जाता है, क्लियर। अगेन यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि हमने अगर हम कौन सा शेल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कौन सा कमांड है, इको डॉलर शेल। तो अभी डॉलर शेल आप नहीं समझे, सिर्फ सिंपल सा ये कि एक वेरिएबल होता है जो करंट जिस शेल में आप लॉगिन है उसको स्टोर करता है। तो हमने उसको प्रिंट कराया है, तो हमने ये बताया बिन बैश, यानी बैश शेल है, बॉर्न अगेन शेल, ठीक है, बॉर्न शेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कमांड एंड यूटिलिटीज़, ठीक है। सिंपल सी बात है, शेल में हम क्या रन करते हैं, कमांड्स रन करते हैं। तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शेल पे उन कमांड को रन करेंगे, और वो कमांड हमारे पास इस कर्नेल को कॉल करके उसके हमारे जो डिज़ायर फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको लिनक्स सिस्टम या यूनिक्स सिस्टम पे रन करें। जैसे बहुत सिंपल, जैसे यहाँ पर रहेगा CP इज़ ए कमांड, इट इज़ कॉपी कमांड। मतलब हमें कभी एक फाइल एक जगह से दूसरी कॉपी करनी है, ठीक है, तो उसको हम CP का यूज़ करेंगे। MV मूव कमांड, कैट है जो कॉन्केटेशन है, ग्रिप है, ठीक है, LS है, ठीक है, डेट है। दीज आर WC, दीज आर लॉट ऑफ कमांड जो हमारे सिलेबस में भी है, हम उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे भी, ठीक है। और इन कमांड को रन करने के बहुत अच्छे सिंटेक्स होते हैं, वेरी वेल डिफाइंड सिंटेक्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा था कि जिससे आप कमांड के लिए एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स का उपयोग करता है, और उस सिंटेक्स को हम पढ़ेंगे और किस तरह से उनको रन किया जाता है वो करेंगे, ठीक है। एंड एट द लास्ट हमारे पास कौन सी लेयर आती है, एप्लीकेशन लेयर, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ देखा है कि एप्लीकेशन लेयर कौन सी, जो सबसे टॉप पे होती है, ठीक है। इवन सिंपल, जब हम अगर हम कमांड से काम नहीं, हम चाहते हैं कि हम कोई एक फायरफॉक्स है या डाटाबेस है या कोई भी हमारे पास एक अदर यूटिलिटी है, जैसा आप देख रहे हैं मेल सर्वर है, मेल एप्लीकेशन है, FTP एप्लीकेशन है, इन सब के हम किसको लेयर में डाल देंगे, एप्लीकेशन लेयर।
ये टॉप ऑफ रहती है, ये इंटरनली अगेन शेल को यूज़ करेगी, शेल के कमांड को यूज़ करेगी, देन दे अगेन यूजिंग द कर्नेल फैसिलिटी एंड कर्नेल इज यूजिंग हार्डवेयर, कमांडिंग हार्डवेयर, एंड दिस इज द होल थ्रू प्रोसेस। हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो फंक्शन है उसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने बेसिकली आज क्या पढ़ा है, हमने बेसिकली आज एक छोटा सा एक ब्रीफली एक कंप्रेहेंसिव हमने इंट्रोडक्शन देखा लाइनक्स और यूनिक्स के ऊपर। ठीक है, का डेवलपमेंट हुआ, उसका कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, लिनक्स किस तरह से यूनिक्स से एक वेरिएंट डेवलप हुआ। ठीक है, और किस तरह से इंडस्ट्री में उनको यूज़ किया जाता है, किस तरह से बहुत इजी होता है। एंड अगेन देन आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। अगेन जब मैं आपको जस्ट एक इसकी स्ट्रॉन्ग लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम की स्ट्रॉन्ग नेस के बारे में बताना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज दीज आर वेरी रबस्ट सिस्टम, देर इज स्केलेबल सिस्टम, वेरी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम। यू नो इवन लाइक कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिन पे यूनिक्स एक बार इंस्टॉल हो गया और जब दे आर रनिंग एंड यू कैन अमेज कि आप अचंभा हो सकते हैं कि वो सिस्टम आज तक कभी बंद नहीं, यानी कुछ 20-30 साल से कोई सिस्टम चल रहा है और यूनिक्स उस पर इंस्टॉल्ड है, वो सिस्टम आज तक कभी शट डाउन नहीं हुआ। ऐसे सिस्टम्स आर प्रेजेंट स्टिल देयर। ठीक है, लेकिन अदर केस में क्या होता है, इवन कि हमारे पास कुछ अपडेट्स आते हैं विंडोज़ में या कुछ चीज़ में, तो हमको उनको शट डाउन या उनको रिबूट या उसको करना पड़ता है। बट यूनिक्स और लिनक्स केस में ऐसा नहीं होता है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कुछ ऐसे सिस्टम हैं वो कई सालों से रिबूट नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ द एक उनका स्पेसिफिकेशन है कि हाउ दे स्ट्रॉन्ग्स। ठीक है, तो अगर आज ए कैरियर एडवांसमेंट आपको वाकई में कुछ लर्न करना है तो आप लिनक्स प्रोग्रामिंग और लिनक्स सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन सीखिए। ठीक है, तो यह बहुत रेड हैट जैसा एक रेड हैट सर्टिफिकेशन भी होता है। ठीक है, जो किसके द्वारा होता है, रेड हैट के द्वारा। ठीक है, तो रेड हैट इज़ ए अगेन वन ऑफ द पॉपुलर लिनक्स सिस्टम रेड हैट। इसके लिनक्स के डेस्कटॉप भी आते हैं, सर्वर भी आते हैं। आई पर्सनली फेवरेट इज़ माई सूजे, यू कैन सी हियर सूजे, बिकॉज आई वर्क, मैंने इस पर काम भी किया है। इट वॉज प्रीवियसली डेवलप्ड बाय नोबल, देन सूजे, देन उसके बाद अगेन एज अ डेस्कटॉप पे आप जाओगे तो उबंटू इज़ ए लाइक माइलस्टोन एंड इट इज़ ऑलमोस्ट टॉप ऑफ ऑल लिनक्स डेस्कटॉप। तो आप इसमें से किसी पे भी आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये दे आर फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। एंड दे आर अभी ये आज के जो सिस्टम्स हैं, आज के जो डेस्कटॉप वर्जन आ रहे हैं, दे आर वेरी यूज़र फ्रेंडली। वो मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेरेटिवली ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हम उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? सो आर्किटेक्चर पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे उसके कि वाट आर द फीचर ऑफ यूनिक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है कि मल्टी यूज़र होता है, मल्टीटास्किंग होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा डिटेल में उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव ए गुड डे।